नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। जैसा कि दर्शकों आप लोगों को हम लोग अपने चैनल के माध्यम से नई नई चीज़ें दिखाते रहते हैं और ब्रज के बारे में तो हम बहुत सी चीज़ें आपको दिखाते रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, जो कि अपनी बहुत अच्छी लाइफ छोड़ के संगीत के लिए अपनी लाइफ में चले गए, जो कि अपनी इतनी अच्छी एजुकेशन होने के बाद भी अपने ब्रज की छवि जो कि लुप्त होती जा रही है। ब्रज के जो संगीत साहित्य हैं जो कि गांव में आते हैं और शहर में आके लोग भूल जाते हैं, जो कि लुप्त होते जा रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी लाइफ, जो कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, पीएचडी करी हुई है, उनसे हम आपको मुलाकात कराएंगे। उन्होंने ये सब छोड़ के संगीत के लिए कदम आगे बढ़ाया और हमारे ब्रज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम आपसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा मोरवाल। आइए जानते हैं उनसे उनकी लाइफ के बारे में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मथुरा हलचल में। जय श्री कृष्ण भैया, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारी शुरुआत ही राधे नाम से और कृष्ण के नाम से हुई है, जो कि ब्रज भूमि की पहचान है, शान है और मर्यादा है। जी मैं आपसे पूछूंगा आपकी लाइफ के बारे में। पहले आप मुझे बताएं आपकी एजुकेशन के बारे में। आपकी एजुकेशन क्या क्या है? जी हाँ, मैंने डबल एमए और बीएड किया। उसके बाद मैंने एमए पीएचडी लाइब्रेरी साइंस से की और संगीत में मैंने प्रभाकर और विशारद किया हुआ है। क्योंकि शुरू से संगीत का शौक था, ये मेरी दादी से मुझे विरासत में मिला, क्योंकि वो भी बरसाना की रहने वाली थी और उन्हीं के लोक गीतों ने हमेशा मुझे आकर्षित किया। तो बस इसीलिए शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि शिक्षा परम आवश्यक इसलिए थी क्योंकि परिवार में सभी लोग शिक्षित थे, विशेषकर माँ छठीकरा जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल रही, मेरी पापा पोस्ट ऑफिस में रहे, तो पूरा परिवार सभी सरकारी सर्विस में था। तो वेल एजुकेटेड होना सबसे पहले जरूरी था मेरे लिए। और लेकिन एक हॉबी थी, मेरा शौक था, जो मुझे ब्रज के इस क्षेत्र की तरफ, गीतों की तरफ लाया। दर्शकों जैसा कि मैम ने बताया कि वो उन्होंने कितनी एजुकेशन है, एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन वो इस फील्ड में कैसे आए अब उसके बारे में उन्होंने बताया कि उनकी दादी थी, वो गीत गाया करती थी। और मैं इनसे पहले जानूंगा, मैम आप बताएं आपका जन्म स्थल कहाँ पर है? जी मैं ब्रजवासी हूँ, बिल्कुल पक्की ब्रजवासी। और मेरा जन्म घनघोर ब्रजवासी हूँ। अच्छा। मेरा जन्म वृंदावन में हुआ है और मैं मथुरा और वृंदावन के बीच में मेरा निवास है, तो ब्रज में रहती हूँ। कहते हैं दर्शकों, राधे मेरी स्वामिनी में राधे को दास, जन्म जन्म मोह दियो वृंदावन को वास। तो हमारी मैम जो है उनका जन्म स्थल ही वृंदावन धाम है। तो वृंदावन धाम से क्यों ना हमारे ब्रज क्षेत्र से ऐसे एक से एक कलाकार निकलते रहते हैं। लेकिन मैम आप बताइए, ब्रज क्षेत्र में आपने जन्म लिया, आपने बताया कि आपकी दादी के माध्यम से आपको ये सीखने को मिला, विरासत में मिला, तो आपको बचपन में आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी? जी मैंने वृंदावन में एक ही डिग्री कॉलेज था, आईयूपी डिग्री कॉलेज, वहीं से हाई स्कूल किया, वहीं से इंटर किया, जो वहाँ इंटर और हाई स्कूल नगर पालिका के जो थे। कोई बहुत अच्छी शिक्षा है वृंदावन में, स्कूल नहीं है महिलाओं के लिए, बेटियाओं के लिए, तो जो था बस वहीं पढ़े, क्योंकि उस समय वातावरण ऐसा नहीं था कि बाहर भेजा जाए। तो जब मेरा बीएड में नंबर आ गया, तो ये मजबूरी थी पापा को कि मुझे वृंदावन पढ़ने के लिए भेजना ही था। तो बीएड में नंबर आ गया? तो बीएड में नंबर आने के बाद तब मैं पहली बार मैं वृंदावन से बाहर निकली थी। और इससे पहले मैं 15 वर्ष की आयु में मेरे गुरुजी थे जिनसे मैं संगीत सीखती थी, नत्थी सिंह जी, वो मुझे डीएम सर के यहाँ प्रोग्राम करने के लिए लेके आए थे। सबसे पहली बार 15 ईयर ओल्ड थे आप? जी 15 वर्ष। तो आपने यहाँ से ब्रज अपने क्षेत्र से पढ़ाई करने के लिए निकले थे, तो कहाँ जाके आपने पढ़ाई की थी? जी फिर बीएड करा, फिर उसके बाद एमए आरसीए कॉलेज ब्रज से बाहर किया। ब्रज से बाहर फिर मैंने बीए में जब वहाँ से आगरा यूनिवर्सिटी से की, वहीं से बराबर आगे तक अनवरत पढ़ाई करती रही आप रेगुलर। लेकिन आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि आपको संगीत ही करना है? इतनी पढ़ाई करने के एजुकेशन होने के बाद तो मैम आप अपनी अच्छी खासी सैलरी कर सकते हो, अच्छा खासा कमा सकते हो। जी हाँ, मैं इतनी एजुकेशन लेने के बाद मुझे सबसे पहले के एक प्रश्न हर व्यक्ति पूछता है कि आपने संगीत के क्षेत्र को क्यों चुना। देखिए, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ, ब्रज में संगीत घर घर में व्याप्त है और कृष्ण की, हमारी मधुर वंशी की तो चर्चा पूरे विश्व में होती है। तो मुझे वो चीजें जो थी वो आकर्षित थी। और ब्रजवासी बहुत सहज और भोले स्वभाव का होता है, संगीत और आनंद और भक्ति से भरा हुआ होता है। इन चीजों ने बचपन से मुझे आकर्षित किया, तो इसलिए मैंने लोक जगत को स्वीकार किया। इसके साथ साथ मुझे ये लगा कि मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ, तो यहाँ मेरी इस मिट्टी के प्रति भी एक मेरा कर्ज है, जो मैं
इसके साहित्य को, इसके संगीत को संरक्षित करने का प्रयास करूं। फिर मैंने देखा कि जब महिलाएं आजकल जो गीत हमारे विरासत में जो गीत हमें मिलते हैं वाचिक परंपरा से, कि हमारी दादी गाती है, हम सुनते हैं, यही तो हमारी ब्रज की परंपरा है, और वर्तमान परिवेश में ये परंपरा विलुप्त होती जा रही है। तो मुझे लगा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे जरूर इसको संरक्षित करना चाहिए, इसको संवर्धित करना चाहिए। मैं इसको कैसे बचा सकती हूँ, बस मैंने अपने जीवन का यही उद्देश्य बना लिया। सबसे बड़ी बात थी आपकी कि ब्रज में अपनी जो परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, उनको जागरूक करना, उनको दोबारा से लेके आना, इसलिए आपने ये किया। तो मैम आपसे मैं एक बात और पूछूंगा, एक क्वेश्चन और है मेरा, कि जैसे आपने 15 वर्ष की आयु से ये सीखना शुरू किया, तो अब आपकी एज कितनी हो गई? जी अब मैं 50 साल की हो गई। आप 50 साल की हो गई। तो इतने साल के जो अंतर था उसमें आपको कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी? कोई कठिनाई आपके जीवन में आई संगीत को लेकर के? हाँ बिल्कुल। देखिए किस तरह की कठिनाइयां आई? सबसे पहली कठिनाई तो यही थी कि एक सामाजिक जो परिवेश होता है वो लड़कियों को मंच पे प्रस्तुति करने के लिए इतना आसानी से तैयार नहीं होता था। अच्छा। क्योंकि मेरा परिवेश क्षत्रिय परिवेश रहा है, तो पढ़ो और घर संभालो, एक यही स्थिति थी। तो उस स्थिति में जब मैंने कहा कि मुझे मंच पे प्रोग्राम करना है, तो इतनी आसानी से सब लोग तैयार नहीं थे। लेकिन हाँ, मैं इसके लिए मैं अपने गुरुजी को मैं बहुत आज भी याद रखती हूँ कि उन्होंने जो मेरे मन की भावना थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा और एक अच्छे मंच पे ही हमेशा आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। तो मुझे सबसे पहले सीधे जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुति करना। तो पहला मंच आपका जिलाधिकारी के यहाँ आता? मथुरा में जिलाधिकारी थे, उन्हीं के समक्ष। फिर उसके बाद मैं अलीगढ़ नुमाइश हुई, उसमें भी रामदीन जो जिलाधिकारी थे, उनके सामने उन्होंने मुझे ब्रज कोकिला का अवार्ड वहाँ पे दिया कि बोले आप तो बहुत सुंदर गाती हो और मंच पे इतना आसानी से कोई महिलाएं गाती नहीं, आप तो आपके पास तो इतना अच्छा खासा कैरियर आगे जाने के लिए दूसरा रास्ता है। पर मैंने कहा नहीं, मुझे जीना ही ब्रज में और ब्रज के ही लिए मरना है और इसी के लिए कुछ करना है। बस एक यही मेरी मन की भावना जो थी, जो मुझे आज इस मुकाम पे लेके आई। जैसा कि मैम ने बताया कि इनके गुरु ने इनकी भावनाएं समझी, तो इस बात पे मैं आपको एक बता देता हूँ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो गोविंद से भी पहले गुरु के पैर लगने के लिए जाना चाहिए, है ना। लेकिन गुरु एक ऐसी चीज है जो हमें शिक्षित करती है, पढ़ाते हैं, और गुरु ही हमें छोटी जगह से ऊपर ले जाते हैं। बिना गुरु के ज्ञान कहीं नहीं मिलता है, चाहे वो गुरु माँ बाप हो या भाई बहन हो या फिर स्कूल के गुरु हो या किसी भी तरह के गुरु हो। तो मैम आपने 15 साल में आपने सबसे पहले किया था जिलाधिकारी गया, फिर उसके बाद आपके कैसा करियर बनता है? उसके बाद मैंने धीरे धीरे, जैसे लोगों को ये लगा कि ये गाती है, मंच प्रस्तुतियां फिर स्कूल में कॉलेज के स्तर पे होती रही। फिर उसके बाद मैं आकाशवाणी में सन 86 से सरस कौर जी बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, उनके साथ मुझे सानिध्य मिला। मैं सन 86 से आकाशवाणी मथुरा से मैंने गाना शुरू किया। फिर मैं 90 में फिर मैंने अपने आप एग्जाम दिया जो रेडियो का होता था। फिर वहाँ से मैं एक रेगुलर कलाकार के रूप में आकाशवाणी में स्थापित हुई, बी हाई ग्रेड की। फिर मैंने परीक्षा दी, फिर बी हाई ग्रेड हुई। फिर मैं बाहर अपने भारत के विभिन्न प्रदेशों में मुझे प्रस्तुतिकरण करने के अवसर मिलने लगे। संस्कृति विभाग से अवसर मिलने लगा, क्योंकि गायकी मेरी प्रधान थी। विशेषतर ब्रज की लोक गायकी का ही पक्ष मैंने हमेशा उजागर रखा। ब्रज आखिर है क्या, उसके गीतों में, क्योंकि वहीं का भी लोक साहित्य उस अंचल की विशेषता को बताता है, तो मैंने उन गीतों को जीना शुरू किया और उन गीतों को गाना शुरू किया। उन गीतों में अपनी जिंदगी को आपने स्प्रेड कर दिया, उसी तरह से जैसे संगीत होता है उसी तरह से अपनी जिंदगी को ढाल लिया। जैसे कि मैं अब होली का ही है कि सब आजकल जैसे वर्तमान परिवेश में सब जगह जगह पुरस्कार दिए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। तो महिला सशक्तिकरण की अगर बात करते हैं तो हमारी राधा रानी सरकार पूरे ब्रज की अधिष्ठात्री है, रानी है? तो इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण क्या होगा? हमारे ब्रज कात्यायनी पर, हमारे ब्रज में कात्यायनी देवी यहाँ की देवी है, प्रमुख देवी है। ये महिला सशक्तिकरण के ये सब उदाहरण ही तो है।
और सबसे बड़ा जो अब इस समय होली का जो त्योहार चल रहा है, ये होली का त्योहार क्या है? महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि पुरुष अगर ज्यादा परेशान करते हैं होली में रंग गुलाल से, तो बोला भैया आप तो लठ बजाने हैं, तो वो जो लठामार होली है वो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। जो इतना भारी चरकुला सिर पर रख के जो नृत्य करती है महिला, ब्रज की या लोक विधायक नृत्य की, वो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। तो कवित्व में भी तो है, जैसे मुझे अब छोटा सा मैं आपको एक थोड़ा सा गीत सुनाती हूँ। एक कविता है दंपत किशोर जी का, बड़े अच्छे साहित्यकार रहे ब्रज के, और उन्होंने कवित्व लिखे, भोरी मत जाने वृषभान की किशोरी छैल, अरे होरी में तो से काहू भात नाय हारेंगी, पकड़ नचा में गाल गुलचा लगा में, राधिका बना में आप श्याम बन जाएंगी। दंपति किशोर शोर भयो है जहान बीच, अरे बस ना चलेगी सब कसक निकारेंगी, आवत है ग्वाल भाग जा रे गोपाल लाल, अरे देखत ही लाल तो है लाल कर डारेंगी। तो ऐसी हमारी राधा है, अरे होरी खेलूंगी शाम तोते नाय हारू, होरी खेलूंगी। राधा जी कह रही हैं कृष्ण जी से कि होरी खेलूंगी तोते नाय हार नहीं सकूं, जितना भी खेल लो, चाहो रंग ते गुलाल ते खेलो। और संग में क्या कह रही है, अरे होरी में तो एक छोरी बनाऊं लाला, होरी में तो है छोरी बनाऊं, अरे पाग झगा तेरो, कपड़े फाड़ना कोई आसान नहीं होता किसी का, फिर भी क्या कर रही है, पाग झगा तेरो फारू रे तेरो फारू, होली खेलूंगी हाँ होली खेलूंगी, कन्हैया तोते नाय हारू, होली खेलूंगी। तो कन्हैया जी को कह रही है राधा जी की होली खेलूंगी कन्हैया तोते हारूंगी ना, चाहे तेरे कपड़े ना फाड़ दूंगी, लपटा ना फाड़ दूंगी है। ये हमारा लोक जगत है। तो मैम आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, और आपने अपनी इतनी एजुकेशन छोड़ करके, मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैम बहुत एजुकेटेड है, अपनी एजुकेशन के बारे में आप एक बार और बताएं हमारे दर्शकों को मैम, इससे भी ये विलुप्त होती जा रही है ना। ज्ञान असीम है, ज्ञान असीम है। मुझे तो लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, एक डिग्रियां खाली, एक MA ले लिया, ट्रिपल MA कर लिया, ये नहीं है। लेकिन अगर जब मैं ब्रज के लोक संगीत में, लोक जगत में, लोक साहित्य में गोता लगाती हूँ, तो मुझे लगता है मैं एक बहुत छोटी सी बूंद हूँ। अभी तो मुझे सागर में बहुत तैरना है, लोक गीतों के सागर में तैरना है। छोटी छोटी सी अभिव्यक्तियां सहज रूप में जो लोक जगत में महिलाएं यूं ही कह देती हैं, जैसे कि अब अपने यहाँ परिवेश है, अब लोकगीत से आप सीधे समझ जाओगे। जैसे बहू घूंघट डाल के रहती है, पूरे संयुक्त परिवार में रह रही है, अब बड़ी परेशान हो, क्या करी, तो अपनी बात को कैसे कहती है, मुख ऊंची अटारी छवाए रसिया रे, छवाए रसिया मोहे अंगना में नींद नावे, अरे सास हमारी पहरो लगा में, सास हमारी पहरो लगा में। फिर क्या कह रही है, फिर कैसे हंसे बतलाए रसिया रे, बताए रसिया मुझे अंगना में नींद ना आवे। अब ससुर की कैसे कही, ससुर खकारे जेठ मठारे, ससुर खकारे जेठ मठारे, अरे मेरी नींद ओ मेरी नींद उचक रह जाए रसिया रे, बताए रसिया मोहे अंगना में नींद ना आवे। तो ये देखिए कितना सुंदर जगत है, गाने से रोम रोम पुलकित हो जाता है, सुनने वाला तो उतना ही और आनंदित हो जाता है। अभी आपने बोला था कि एक सागर में मुझे जाना है, वहाँ में एक बूंद की तरह हूँ, तो मैम एक सागर में आप बूंद की तरह हूँ। मैं इस बात पे अपनी तरफ से एक चीज बोलना चाहूंगा, सागर को चाहे कितना भी घमंड हो जाए अपने ऊपर, लेकिन एक उसमें तेल की बूंद आ गई है ना,
तो इस संगीत को मैं उस तेल की बूंद से सागर पे कंपेयर करूंगा, वो उसे कभी डुबा नहीं सकता। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और पहली बात तो विशेष रूप से अंचलिक जानकारी, अंचलिक साहित्य की जानकारी, अंचलिक लोक वार्ताओं की जानकारी, ये परिवेश को बताती है जिसको जीना आवश्यक है। यही हमारी पहचान है। और आज जो मुझे लग रहा है कि एक हमारा ब्रज का लोक संगीत जो है वो एक बहुत छोटे से दायरे में सिमट के रह गया है। यहाँ लोगों को केवल एक रसिया गायन हो गया या एक मयूर नृत्य को कर दिया, ये हमारा ब्रज नहीं है। ब्रज तो बहुत अथाह है, इसको समझने की आवश्यकता है, इस पे काम करने की आवश्यकता है, इसको संग्रह करने की आवश्यकता है। और मैं प्रशासन से भी हमेशा अक्सर आवाज उठाती रहती हूँ कि जो भी आपके यहाँ कमेटियां बने, जो भी आप किसी का कमेटी का निर्माण करते हैं या शासन के द्वारा जो भी, जैसे कि अपने यहाँ ब्रज तीर्थ विकास परिषद है, ऐसे स्थानों पर कलाकारों का, साहित्यकारों का हस्तक्षेप होना चाहिए। उनकी कमेटी निर्धारित होनी चाहिए जो कम से कम इन विषयों के ज्ञाता हैं, क्योंकि वही संरक्षण करवा सकते हैं ढंग से उस क्षेत्र में। तो ये मैं तो सरकारों से भी निवेदन करती रहती हूँ, बहुत लिखा पढ़ी भी करती हूँ। ये देखिए हमारा ब्रज और ब्रजभाषा कितना बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान है जहाँ ब्रज का एक छोटा सा क्षेत्र है जो भरतपुर वाला इलाका है, उसमें सिर्फ ब्रजभाषा बोली जाती है। लेकिन अपने ब्रज तो कितना बड़ा है, आगरा तक, उधर मैनपुरी तक सब लगता है। और इधर फिरोजाबाद, ये सब एरिया कन्नौज क्या बॉर्डर से जो लगता है सब ब्रज क्षेत्र है। हाँ, और अगर हम ब्रज हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में अगर ब्रज भाषा साहित्य को निकाल देते हैं हम, तो ब्रज फिर हिंदी साहित्य में कुछ बचता ही नहीं है। जैसे आत्मा निकाल के उसकी बाहर रख दें, अगर ब्रज साहित्य को निकाल दें, फिर भी दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग अपनी ब्रज भाषा के लिए जागरूक नहीं है, उसके लिए प्रयास नहीं करते। यहाँ की एक एकेडमी, ब्रज भाषा अकादमी बनवाना बहुत जरूरी है, जहाँ यहाँ की लोक कलाओं का, लोक साहित्य का संरक्षण हो। ये सबसे बड़ी कष्ट की बात है और इसकी तरफ हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ठाकुर जी चाहे, बिहारी जी जब चाहेंगे वो। देखिए आपकी कोशिश है। ब्रजवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, सीखो कुछ देखो। किसी किसी की जिंदगी निकल जाती है अपने ब्रज के लिए, और आप हो कि इंग्लिश बोले जा रहे हो, वो भी ठीक है, सीखो, लगातार लगे रहो, लेकिन अपनी ब्रज भाषा को मत भूलो, अपने ब्रज के ज्ञान को मत भूलो। तो मैं आपसे मैम और पूछूंगा, जैसे आपने ये सारे आपने करते रहे, आप लोग ब्रज में काम आपका होता रहा है, संगीत ऊंचे लेवल तक आप बढ़ते गए हैं, तो आपको कहाँ कहाँ किस तरह के अवार्ड मिले, उसके बारे में भी मैंने सुना है, उसके बारे में आप बताएं। भैया देखिए, अवार्ड तो मैं, ये तो सब आप सबका स्नेह है। अवार्ड जो है वो, और मुझे बहुत संस्थाओं से, स्थानीय स्तर से, प्रदेश से बाहर भी मुझे ये मिलते रहते हैं। क्योंकि जब अपन कुछ भी काम करते हैं और एक सामान्य से हटके काम करते हैं तो सबकी नजर तो रहती है कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं, और कुछ अलग हटके करेंगे तो ये भी बात पक्का है। तो विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं से बहुत मुझे अवार्ड मिलते रहे। और रही बात सरकारी स्तर की, तो मैं कभी अवार्ड की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ अनवरत कार्य करना। बाकी ठाकुर जी की इच्छा है, क्योंकि ये तो ईश्वर के लिए काम करे, अपने बिहारी जी ब्रज के लिए काम करना, अपने बिहारी जी के लिए काम करना है। और मुझे सब ब्रजवासियों का, और भारत में और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, मेरे दर्शकों का, मेरे श्रोताओं का मुझे जो स्नेह मिलता है वही मेरे लिए सबसे बड़ा, वही भैया सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे कार्य। और मैं तो कहीं बाहर भी जाऊँ तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे यही पूछो जाए, बहन जी आप अपनी भाई की भाषा बोल के मुझे सुना दो, ब्रजभाषा वो हमसे तो आप ब्रजभाषा में बात किया करो। तो यही मेरे कार्य सबसे बड़ा अवार्ड है कि जब मैं प्रदेश में या कहीं बाहर जाऊँ तो वहाँ आदमी मेरी ब्रज की बोली सुन लो चाहे, और मैं वहाँ बोल के दिखाऊं। कितनी प्यारी है हमारी ब्रजभाषा, बहुत ही चोखी है। लोग बात खुश है जाए हमारी ब्रजभाषा सुन के, और वे तरसे हम जैसे ब्रजवासी के दर्शन करने के लिए। बाहर से जो लोग आते हैं, और बहुत जो वृंदावन में लाखों लोग बसे हुए हैं, बाहर के रहने वाले आते हैं, वो ना ब्रजवासियों को कभी गाली नहीं देते, ब्रजवासियों को चरण स्पर्श करते हैं, उनके दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। ऐसा ही बताया जी, हमारे यहाँ ब्रज में गाली नहीं कहते हैं। हमारे ब्रज में आपने देखा होगा कि बारात में भी महिलाएं कहती हैं, गाती हैं ना, जब दूल्हा आ जाता है, बारात आ जाती है, तो वो कहती गाली शब्द नहीं है हमारे यहाँ, है गारी।
जब इतने सारे मेहमानों को देख के और फिर खुश होके जब वो महिलाएं गाती हैं, और वो भी ऐसे गीत गाती हैं जिससे हास परिहास होता हो। हास परिहास यानी हास परिहास जब हम करेंगे तो हम किसी अनजाने को भी अपना बना लेंगे। तो वो गारी शब्द है, वो गाली शब्द नहीं है। गोरे बुलाए करे आए री मिली पर कुई 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 है, अपनी बहन न लायो नचाए वे पूरे साजन के साथ। ये क्या हास परिहास है, यानी कि दो परिवार एक जगह मिलते हैं तो हास परिहास होगा, तो उनमें एक जो दूरियां होती हैं वो दूरियां ना रहें और दोनों परिवार एक हो जाएं। इसीलिए कहते हैं ना, लोक के पीछे अभिप्राय बहुत अच्छे अच्छे सुंदर अभिप्रायों से लोक बनाए, अच्छी आदतों से लोक में कभी कुछ गलत और गंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक मानव मन की एक सहज अभिव्यक्ति है। लोक जब उस समय व्यक्ति निष्कपट और छल था ही नहीं उन लोगों में, तब ये लोक का निर्माण हुआ। तो वही जो यहाँ से सोचते हैं वही गीत बनता है, यही तो है लोक में। अब मैंने आपको जैसे 2-3 गीत सुनाए, तो जो हम मन से सोचते हैं वो महिलाएं गाती है। चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो रे। जैसा कि दर्शकों हमने आपको मिलाया एक बहुत अच्छे लोक संगीतकार से, और आपको उन्होंने बताया ब्रज भाषा के बारे में, ब्रज के बारे में। ब्रज में उन्होंने ब्रज भाषा के लिए, संगीत के लिए, ब्रज के साहित्य को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी 15 साल से लेके 50 साल तक पूरी मेहनत की है, और लाइफ में वो आगे भी मेहनत करते ही रहेंगे इसी चीज के लिए। तो इतना एजुकेशन करना वो जरूरी है, लेकिन अपनी ब्रज भाषा को मत भूलो। जैसे कि मैं वो अपनी ब्रज भाषा ना भूलो भाइयों, तुम सबन से बताए दे रहा हूँ कि अपनी ब्रज भाषा मत भूलो, अपने संगीतन ने मत भूलो, अपने साहित्य मत भूलो। अपने घर वाले ने, बहु बच्चन ने, सबन ने समझाओ और सबन ने बताओ कि हमारी ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में जानी जाए। और ये हमें जब ब्रजवासी है ना, हमने तुम कहूँ जाओ, बाहर जाओ, विदेश में जाओ, माँ कहते हो हम मथुरा के पास हैं भाई, तो सब लोग तुम्हारे पाम छींगे, तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे, अरे वाह हमें तो कन्हैया के यहाँ के लोग आएंगे, इनके दर्शन है, हम तो बड़े खुश है।